बादल को घिरते देखा है। कविता के अंतर्गत हमने देखा कि कवि अपनी हिमालय यात्रा के दौरान हुए प्रकृति दर्शन को कैसे कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं। हिमालय के उत्तुंग शिखरों पर बादल को घिरते देखने का आंखों देखा हाल कविता में प्रकट करते हैं। तो जब कवि ने प्रकृति के ऐसे अनुपम दृश्य देखे तब कैसा वातावरण था, कौन सी वह ऋतु थी जिसके प्रभाव से प्रकृति खिल उठी थी। तो कवि आगे कहते हैं, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी और अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का सुप्रभात था और मंद मंद अनिल बह रहा था, यानी कि वसंत ऋतु के इस सुप्रभात में मंद मंद हवा बह रही थी और बाल अरुण की मृदु यानी कि कोमल किरणें थी। सूर्य की किरणें थी, लेकिन धूप का अनुभव कराने वाली तपती हुई नहीं, पर बालारुण यानी कि सुबह के सूर्य की प्रथम कोमल किरणें थी। सूर्योदय की लालिमा से भरी हुई नरम किरणें थी। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु के सुप्रभात में मंद मंद हवा बह रही है तथा प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अपनी आभा चारों ओर फैला रही थी, जिससे आसपास के शिखर स्वर्णिम से प्रतीत हो रहे थे और वह स्वर्णिम किरणें शिखर पर पड़ते ही स्वर्ण कलश की अनुभूति करा रही थी। कवि आगे कहते हैं, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें, उस महान सरोवर के तीरे शैवालोकी हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। कहा जाता है कि चकवा और चकई पक्षी, जिसे हम चक्रवाक भी कहते हैं, यह पक्षी अभिशापित है और इस कारण निशा काल होते ही, रात्रि होते ही उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना पड़ता है। तो कवि कहते हैं कि एक दूसरे से विरहित होकर अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, ऐसे निशा काल के यानी कि रात्रि के समय के लिए जो अभिशापित है, ऐसे बेबस चकवा और चकई का क्रंदन अब बंद हुआ है। अब रात्रि बीत चुकी है और सुबह हो गई है, इसलिए वह विरहित चकवा चकई जो थे, उस अभिशापित पक्षियों का क्रंदन अब बंद हो चुका है और फिर सुबह होते ही वे उनका एक दूसरे से मिलन हुआ है। मान सरोवर के तीर पर यानी कि उस सरोवर के किनारे पर शैवालोकी हरी दरी पर, दरी यानी कि सूत से बना हुआ बिछोना, तो वहां पर इतनी शैवाल है जैसे कि हरे रंग का बिछोना बिछाया हुआ हो, ऐसी हरी दरी पर इस विरहित पक्षियों का मिलन हुआ है और कवि ने उनके प्रणय कलह को छिड़ते देखा है, यानी कि उनके प्रेम भरे कलह को छिड़ते देखा है।
कवि कहते हैं कि यहाँ चकवा चकई के प्रेम रूपी क्रंदन को पानी के हरी हरी सतहों पर छिड़ते देखा है। कवि कहते हैं कि यहाँ चकवा चकई के प्रेम रूपी कलह को पानी की हरी हरी सतहों पर छिड़ते देखा है। वे कहते हैं कि जो चकवा चकई रात को बिछड़ जाते हैं और सुबह निकलने पर फिर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, उस प्रेम की अभिव्यक्ति को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उस सरोवर में उनके प्रणय कलह को छिड़ते देखा है। ठीक उसी प्रकार मैंने बादलों को भी घिरते देखा है, जिस प्रकार चकवा चकई के प्रणय प्रसंग को छीड़ते देखा है। इस प्रकार इस अंश में कवि ने बसंत ऋतु की मादकता, चकवा चकई के मिलन का स्वाभाविक वर्णन किया है। चकवा चकई को शाप है कि वे रात को अलग हो जाएंगे। यहाँ पर उसी शाप का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि अभिशापित चकवा और चकई रात को अलग हो जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे के लिए पूरी रात रोते रहते हैं। सुबह होने पर उनका क्रंदन यानी कि उनका रोना बंद हो जाता है और वे दोबारा से तालाब के किनारे में व्याप्त हरी शैवालों पर प्रेम की मीठी लड़ाई लड़ने और एक दूसरे से प्रेम की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। मानो चकई बोल रही हो कि तुम रात भर मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। यह प्रणय कलह कवि स्वयं देखते हैं। इस पंक्ति में प्रणय कलह यानी कि प्रेम से भरा झगड़ा, प्रेम से युक्त तकरार को कवि दर्शाना चाहते हैं। जब चकवा और चकई अलग अलग होते हैं तो उन्हें विरह वेदना में दिन व्यतीत करने पड़ते हैं, परंतु जब वे एक बार फिर मिलते हैं तो वे अपना प्यार, अपना भाव व्यक्त करने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी प्रकट करते हैं। इस तकरार में कड़वाहट के स्थान पर प्रेम शामिल होता है। कविता में चकवा चकई के मध्य इस प्रणय कलह को छिड़ते हुए दर्शाया गया है। तो अब इस काव्य को समीक्षात्मक तौर पर देखें तो तिब्बत यात्रा के क्रम में हिमालय दर्शन से प्रकृति के निर्मल निश्चल रूप को देखने से कवि के मन में से सौंदर्य का जो उफान आया, उसे इस कविता में उन्होंने ढाला है। इसमें कहीं मानसरोवर में कमलों के ऊपर वर्षा बूंदों के गिरने के चित्र है, तो कहीं झीलों में हंसों के द्वारा कमल नाम खोजने के दृश्य है। चीर विरह के बाद चकवा चकई का मिलना, शैवालोकी हरी दरी पर प्रणय कटाक्ष करना आदि रोमानी वातावरण की सृष्टि हमारी प्रणय चेतना को मुखर करती है। छोटे छोटे ओस के समान बादलों को वहां देखा, उस मानसरोवर पर अनेक स्वच्छ कलकल बहती हुई नदी, झरनों को देखा, उसके अंदर हंस के झुंड को जो उमस और गर्मी से परेशान होकर वहां पर आए हुए थे, उन सभी को वहां पर खेलते और जीते हुए आनंद करते हुए कवि ने देखा है। नागार्जुन ने वहां की सुंदरता का भी वर्णन किया है। किस प्रकार वहां सूर्योदय होने के उपरांत वहां का दृश्य परिवर्तित हो जाता है। सभी पर्वत और पहाड़ स्वर्ण कलश की आभा से युक्त नजर आते हैं। उसको उन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है। इस कविता में नागार्जुन ने प्रकृति की सुंदरता का अनुपम वर्णन किया है। किस प्रकार वहां सूर्योदय होने के उपरांत वहां
पूरा दृश्य परिवर्तित हो जाता है। सभी पर्वत और पहाड़ स्वर्ण कलश की आभा से युक्त नजर आते हैं। उसको उन्होंने आंखों देखा वर्णन किया है। किस प्रकार चकवा चकई रात को बिछड़ जाते हैं और दिन होने पर दोनों मिल जाते हैं और अपना प्रणय कलह छेड़ते हैं। उस सूक्ष्म और अनूठे अनुभव को कवि ने इस कविता में समाहित किया है। नागार्जुन के द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बादल एवं प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका कवि ने अलग अलग दृश्यों के द्वारा वर्णन किया है। इस प्रकृति से संबंधित मनोभावों को विविध बिंबों के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। पावस की उमस को शांत करते हुए मानसरोवर में तैरते हंस और चकवा चकई का प्रणय मिलन, यह सभी सजीव चित्र कवि ने प्रस्तुत किए हैं जो आकर्षक, मनोरम एवं हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ कविता को मनोरंजक और रोचक भी बनाते हैं। कविता में प्रकृति चित्रण का सुंदर उदाहरण है। वर्षा ऋतु आने पर सारी प्रकृति जैसे खिल उठती है। कविता में हिमालय की पहाड़ियों, दुर्गम बर्फीली घाटियों, झीलों और झरनों का अत्यंत ही आकर्षक वर्णन किया गया है। कवि बताते हैं कि जब स्वच्छ और धवल चोटियों पर वर्षाकालीन बादल छा जाते हैं तो संपूर्ण प्रकृति उल्लास से भर जाती है। मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर ओस कण मोतियों के समान छलकते लगते हैं। पावस की उमस से व्याकुल समतल प्रदेशों से आकर हंस झीलों में तैरते हुए कमल दंडियों को खोजते हैं। रात की विरह पीड़ा से व्याकुल चकवा और चकई पक्षी सुबह होते ही अपनी प्रणय क्रीड़ा में मग्न हो जाते हैं। सुबह होते ही उन्होंने विलाप करना बंद कर दिया है। मानसरोवर झील के किनारे बिछी हुई शैवालों की हरी चादर पर प्रणय कलह छेड़ा करते हैं। हमने देखा कि रात्रि बीत जाने पर प्रभात होते ही, प्रातः काल होते ही उनका मिलन हो जाता है और वह विलाप करना बंद कर देते हैं। मानसरोवर झील के किनारे बिछी हुई शैवालों की हरी चादर पर प्रणय क्रीड़ा कर रहे होते हैं, अर्थात वे रात्रि के वियोग के पश्चात पुनर्मिलन से अत्यंत खुश हो जाते हैं। कवि ने उन्हें सरोवर की हरी दरी पर प्रेम भरी छेड़छाड़ करते देखा है। यहाँ कवि ने इस प्रणय क्रीड़ा का सजीव वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकृति काव्य है। इस प्रकार इस कविता का मूल आधार प्राकृतिक सौंदर्य या प्रकृति का चित्रण है। कवि ने चित्रात्मक भाषा में हिमालय पर्वत तथा बादलों के घिरने के वातावरण के साथ प्राकृतिक परिवर्तनों का भी अत्यंत ही हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किया है। काव्य की समीक्षा के अंत में देखते हैं काव्य में प्रयोग किए गए हुए कठिन शब्दों के स्पष्टीकरण का पुनरावर्तन। अमल यानी कि मल रहित, निर्मल। धवल जिसका अर्थ है उजला या सफेद। गिरि जिसका अर्थ है पहाड़। शिखर यानी कि पर्वत की
चोटी। तुहिन, जिसका अर्थ है तुषार। स्वर्णिम यानी कि सुनहरी, सोने जैसी। झील, जिसका अर्थ है प्राकृतिक जलाशय या फिर सरोवर। श्यामल यानी कि हल्का सा काला। नील यानी कि नीला, नीले रंग का। सलिल शब्द का अर्थ है पानी। पावस यानी कि वर्षा या बारिश। आकुल यानी कि व्यग्र या घबराया हुआ। तिक्त यानी कि तीखा या तो थोड़ा सा तीता या कड़वा। मधुर यानी कि मीठा। विष तंतु, जिसका अर्थ है कमल नाल के भीतर जो स्थित है ऐसे कोमल नाल या तंतु। तीरते यानी कि तैरते। अनिल यानी कि पवन। बालारो, सुबह का सूर्य। मृदु यानी कि कोमल। उमस, जिसका अर्थ है वह गर्मी जो हवा न चलने पर महसूस होती है। स्वर्णाभ यानी कि सोने सी आभा या तो चमक वाला। विरहित यानी कि जो विरह से व्याप्त है वैसा। निशा काल यानी कि रात्रि का समय। अभिशापित यानी कि जिसे शाप दिया गया हो। चकवा चकई, एक जल पक्षी जो रात में अपने जोड़े से दूर हो जाता है, ऐसी उनके विषय में किंवदंती है। क्रंदन यानी कि विलाप। तीर यानी कि किनारा। शैवाल यानी कि शैवाल, पानी में जो उगती है वह एक प्रकार की वनस्पति। दरी यानी कि सूतों से बना हुआ बिछौना, जिसे हम शतरंजी भी कहते हैं। और प्रणय यानी कि प्रेम। और कलह, जिसका अर्थ है विवाद या झगड़ा। तो आज हमने बाबा नागार्जुन के बादल को घिरते देखा है कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। नमस्ते।